हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द वियर्ड कैमरा एंगल। मेरी सेकेंड वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई। ये सेकेंड सेमेस्टर एंड हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर का रिव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं है, उतना पॉजिटिव नहीं है जितना मैंने एंटिसिपेट किया था। तो अगर मैं एमई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की बात करूँ, मेरा सेकेंड सेमेस्टर बेसिकली उसमें 4 सब्जेक्ट्स, एज़ यूजुअल हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी थे वो थे डेटा वेयर हाउसिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और एक सब्जेक्ट जो कॉमन है सीएस और एसएस दोनों में और कंपलसरी भी है वो है रिसर्च प्रैक्टिस। तो एक सब्जेक्ट बचता है इलेक्टिव। इलेक्टिव में मैंने चूज़ किया था सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। तो मैं इन सब का हर एक सब्जेक्ट का एक रिव्यू देता हूँ। रिसर्च प्रैक्टिस जैसा नाम है वैसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च प्रैक्टिस में टेक्निकली होना ये चाहिए था कि प्रोफेसर आपसे पूछे कि आपकी रिसर्च, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, किस फील्ड में लाई करता है, तब आप उस पर रिसर्च करें। उसको बोलते हैं रिसर्च, ना कि अपनी रिसर्च में आप स्टूडेंट्स को डाल दें। तो यहाँ पे भले ही रिसर्च प्रैक्टिस एक कॉमन सब्जेक्ट है सीएस और एसएस दोनों में, और भले ही उसका वेटेज सेम है, यूनिट्स सेम है, 4 क्रेडिट्स का ही ये सब्जेक्ट है और दोनों में कंपलसरी है और कॉमन है, सीएस और एसएस दोनों में। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोफेसर चूज़ किया है या फिर आपको कौन सा प्रोफेसर अलॉट हुआ है। तो ये भी मुझे क्लियर नहीं था स्टार्टिंग में कि प्रोफेसर्स अलॉट किए जाते हैं या प्रोफेसर्स चूज़ कर लेते हैं, या फिर आप चूज़ नहीं करेंगे तो अलॉट होगा कि नहीं होगा, इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि हमको कोई कम्युनिकेशन दिया नहीं गया था। तो एनीवेज, मुझे जो प्रोफेसर अलॉट हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं किया। स्लाइटली नहीं, आई वुड से उन्होंने बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं किया। वो अनप्रोफेशनल थे, एंड आई थिंक इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए जैसा उनका था। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस रिसर्च प्रैक्टिस में उतना अच्छा नहीं है। हालांकि कई लोगों को, दूसरे स्टूडेंट्स को जिनको बेटर या तो प्रोफेसर्स मिल गए या फिर बेटर प्रोजेक्ट्स मिल गए, उन्होंने एंड्रॉयड पे भी काम किया है। एज सिंपल एज मेकिंग कोई ऐप हो सकती है, सिंपल सी ऐप बनाना एक काम हो सकता है, रिसर्च करके रिपोर्ट बनाना काम हो सकता है। सम ऑफ माई कलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको प्रेजेंटेशंस देने होते थे, ना कि एक पूरा रिसर्च पेपर लिखना होता था। बट जो मुझसे एक्सपेक्ट किया गया था वो टोटली डिफरेंट था। तो ये सेम नाम का सब्जेक्ट होना, सेम क्रेडिट्स होना, बट ये प्रोफेसर पर इंटायरली डिपेंड करना कि वो एग्जैक्टली कैसे मार्क करता है, कैसे ग्रेड्स देता है आपको, ये सही नहीं है। और ये मुझको बिल्कुल सही नहीं लगा रिसर्च प्रैक्टिस के नाम पे। तो ये सब्जेक्ट मेरी तरफ से एग्जैक्टली 0 पाता है आउट ऑफ 10। ये टोटली रैंडम है कि आपको कौन सा प्रोफेसर अलॉट हो रहा है, और ये कोई बताता भी नहीं है आपको कि प्रोफेसर्स को कब अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है। अगर अप्रोच करना भी होता है तो ये तो मुझे बाद में पता चला कि हमें अप्रोच करना था। और ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूट को पहले से बतानी चाहिए। ये सब स्टूडेंट्स अगर आपस में नहीं बता रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको यूनिफॉर्मली अलॉटमेंट दे। रिसर्च प्रैक्टिस मेरे लिए अच्छा नहीं था, दूसरों के लिए अच्छा था। मुझे होपफुली 7 आउट ऑफ 10 या फिर एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 मिलेंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 6 से नीचे यूजुअली आपको नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल आप डिलिबरेटली कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें। तब तक आपको 6 से नीचे नहीं मिलता। 6 यानी सी होता है, तो उससे नीचे नहीं मिलता है। बट 6 एंड अबव रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है CGPA को, क्योंकि कई कंपनीज का कट ऑफ 6 होता है और 6.5 भी होता है। सिस्को का, या फिर इनफैक्ट एक कंपनी का मैंने देखा था, उसका कट ऑफ 7 था। तो और कुछ कंपनीज का कट ऑफ नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का एक कट ऑफ हो, बट 6 एंड अबव मच डिज़ायरेबल है, एंड 7 अबव मच बेटर है। तो मेरा CGPA 7 से अबव था, तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। लेकिन मुझको ऐसा रिसर्च प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिला कि उसमें मुझको बेसिकली 6 तक लाने का उसमें पोटेंशियल था। तो एनीवेज,
मेरे लिए रिसर्च प्रैक्टिस अच्छा नहीं था और बाकियों के लिए अच्छा था। ये टोटली रैंडम प्रोसेस की तरह था और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि इसका कुछ यूनिफॉर्म कोड नहीं है, कोई यूनिफॉर्म मार्किंग नहीं है, सब कुछ इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है। जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के 2 सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी थे मेरे लिए, उसमें पहला है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो डेटा वेयर हाउसिंग में एज सच क्लासेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। वो बोरिंग थी और जो प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका था डेटा वेयर हाउसिंग प्रोफेसर का, वो ये था कि प्रोफेसर प्रेजेंटेशन से स्लाइड को रीड करते थे लाइन बाय लाइन। तो स्लाइड का पर्पस ये नहीं होता कि आप लाइन बाय लाइन उस स्लाइड को पढ़ें। स्लाइड का पर्पस ये होता है कि वो केवल एक विजुअल गाइड दें, वो केवल आपके स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखे। टीचिंग एक आर्ट है और ये आर्ट सब में नहीं होती। भले ही आप नॉलेजेबल हो बट आप ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे टीचर होंगे। सो डेटा वेयर हाउसिंग की क्लासेस एक्चुअली बोरिंग लगी मुझे। स्लाइड में लाइन बाय लाइन रीड करना प्रोफेसर्स का काम नहीं है, उनको एक्चुअली न्यूमेरिकल्स और हर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता कि हम मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक डायलॉग है कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप एमटेक स्टूडेंट्स हैं या फिर एमई स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये सब खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, आपको ये सब आ जाना चाहिए। मुझको ये सही नहीं लगा। और डेटा वेयर हाउसिंग का जो क्वेश्चन पेपर था, जो मिड सेमेस्टर और टेस्ट जो बीच में हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस के हिसाब से टीचिंग क्वालिटी बिल्कुल मैचअप नहीं करती थी। लेकिन सब्जेक्ट एज सच सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें एक प्रैक्टिकल भी देना था जिसमें मेरे फ्रेंड ने बहुत हेल्प करी। डेटा वेयर हाउसिंग में मेरा कोई बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे अच्छा लगा इसको पढ़ के, अपने आप से पढ़ के, और इसको पढ़ने के बाद मतलब ये आपको अगर पहले से नहीं पता है तो ये DBMS के एक स्टेप और आगे ले जाता है। तो मैंने ये बुक पढ़ी और डेटा वेयर हाउसिंग फंडामेंटल्स। सो ये बुक बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एकदम नेचुरली रीड करती है और आपको इंट्रोडक्शन से लेके एकदम अच्छे लेवल तक ले जाती है डेटा वेयर हाउसिंग में। और इनफैक्ट इसी से डायरेक्टली इसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक न्यूमेरिकल भी था, और ऐसे न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन नहीं करे गए थे, बट अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको वो न्यूमेरिकल आता है। ये सिंपल है। एनीवेज, डेटा वेयर हाउसिंग की क्लासेस को हटा दें तो उसके अलावा जो काम हमको प्रैक्टिकल में करना था, प्रैक्टिकल्स डेटा वेयर हाउसिंग के 2 ग्रेडेड थे और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल्स थे वो ग्रेडेड नहीं थे। यानी आप अटेंड कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस थी। सो नेचुरली क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम है कि एमटेक का या फिर बीटेक का जो भी लैब्स होती हैं वो प्रोफेसर्स नहीं लेते हैं, वो टीचिंग असिस्टेंट लेते हैं। यानी PhD स्टूडेंट हो सकते हैं, और बीटेक के केस में, बैचलर्स के केस में टीचिंग असिस्टेंट के साथ साथ लैब इंस्ट्रक्टर के साथ साथ टीचिंग असिस्टेंट भी होता है। लैब इंस्ट्रक्टर कोई PhD स्टूडेंट हो सकता है और टीचिंग असिस्टेंट एमटेक स्टूडेंट होते हैं जैसे मैं। सो मेरा कोर्स जो कि टीचिंग असिस्टेंट कोर्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। वो सेकेंड सेमेस्टर में था और सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ये किया है। बट जो हमारी लैब होती है एमटेक में वो केवल एक PhD स्कॉलर ही लेता है। लेकिन जो PhD स्कॉलर हमारे लिए अलॉट हुआ था डेटा वेयर हाउसिंग में, टीचिंग की आर्ट, वो इंटरेस्ट बनाना, वो इंटरेस्ट क्रिएट करना, और MS SQL सर्वर को पहली बार यूज़ करना या फिर MS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को पहली बार यूज़ करना, ये सब काफ़ी ओवरवेलमिंग है। तो अगर आपने कभी फ़ोटोशॉप नहीं खोला, आपने कभी एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं खोला है और आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो खोलते हैं या फ़ोटोशॉप खोलते हैं या फिर कोई भी टूल ले लीजिए जैसे प्रीमियर प्रो खोलते हैं, तो आपको दिखेगा कि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शन होते हैं उसमें कि आपको लगता है कि आप कैसे कर पाएंगे। तो
यही चीज़ सीक्वल सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ भी थी। और ग्रेजुअली 2-3 लैब्स के बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी कम हो गया, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे ये पार्ट नहीं पसंद है कि कोई समझा भी नहीं पा रहा है और प्लस मैं 2 घंटे बैठूँ उस क्लास में। मुझे उसकी थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं खुद से पढ़ता था। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स अटेंड करने लायक नहीं थे क्योंकि उसमें ये लेक्चर्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे सिंपली। बट डेटा वेयरहाउसिंग मुझको ओके लगा, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रियली सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और बुक बहुत अच्छी है। जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक हमारे कोर्स हैंडआउट में थी वो काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, मैंने उसी से पढ़ा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स में हाँ, हमारा सिलेबस बेसिकली डिपेंड करता था कि सॉफ्टवेयर का ओवरऑल बिग पिक्चर व्यू क्या है। तो बिग पिक्चर में सॉफ्टवेयर में आपने किस टाइप के पैटर्न्स यूज़ किए हैं, एंटी पैटर्न्स यूज़ किए हैं, या फिर कौन से टैक्टिक्स यूज़ किए हैं जो कि लाइट वेट पैटर्न्स हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैटर्न्स के ऊपर था बेसिकली। और भी सब्जेक्ट में कई चीज़ें थी, इस सब्जेक्ट में बहुत चीज़ें थी, कई चीज़ें थी, लेकिन टोटली हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर भी 3 मंथ्स का ही था, 3 मंथ्स का ही था। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो बुक मैंने पढ़ी वो ये थी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन प्रैक्टिस। सो ये बुक भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये बुक एक्चुअली काफ़ी अच्छी है और इसको पढ़ने में ही मज़ा आता है। लेक्चर्स मैं अटेंड करता था क्योंकि जो हमारे प्रोफेसर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थे वो जस्ट हमारी ही तरह, मेरी ही तरह पिछले ही साल ज्वाइन कर रहे थे बिट्स पिलानी में। तो उनको पढ़ाने का एक एंथुजियाज्म था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में इसमें मज़ा आता था क्योंकि इसमें बेसिकली आपको पैटर्न्स दिखते हैं। जब आप सपोज़ एंड्रॉयड एपीआई ढूंढ रहे हैं या फिर एंड्रॉयड एपीआई की वेबसाइट पे जाते हैं, या फिर आप जावा के एपीआईज देख रहे हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें आपको दिखता है कि किस तरीके से ये सब पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं हर एक जगह पे। सो इन सब को पढ़ के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये यूज़ कर रहा था बट मुझे इसका नाम नहीं पता था, या फिर ये नॉन सोल्यूशन है टू अ नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। सो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो ये भी मैंने खुद से भी पढ़ा, मैंने इसके लेक्चर्स भी अटेंड किए। बीच में मैंने लेक्चर्स अटेंड करना छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी हद तक वो बुक का ही मटेरियल था, तो सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट था। सो ये सब्जेक्ट अच्छा था बेसिकली। और जो मेरा इलेक्टिव था वो था सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। सो सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स में इतना बड़ा कोर्स था, इतना लंबा चौड़ा कोर्स था कि उसको कवर कर पाना 3 महीने भी नहीं, 4.5 महीने में भी बेहद मुश्किल होता। इतना लंबा कोर्स, उसमें सब कुछ था, उसमें एंड्रॉयड, उसमें एम्बेडेड सिस्टम्स, उसमें बेसिकली सी प्रोग्रामिंग हो गई, उसमें आपका जो जो इंक्लूड कर सकते हैं जितनी सारी चीज़ें, आईओटी हो गया, आईओटी वेब डेवलपमेंट, आईओटी है वेब डेवलपमेंट नहीं, आईओटी है, ये सब कुछ इंक्लूडेड था और बहुत लंबा कोर्स था। और सबसे बड़ी बात जो सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स में थी कि इसकी कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं थी। कोई एक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक ना होने से इसमें इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, हम सभी को प्रॉब्लम हुई, पूरे CS और SS जिन्होंने भी ऑप्ट किया था, सभी को प्रॉब्लम हुई जिन्होंने भी CS और SS में से सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स को ऑप्शनल की तरह ऑप्ट किया था। क्योंकि जो हमारी टीचर थी वो काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल थी, बट उनका पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी रैंडम था। वो एक टॉपिक से दूसरे पे जंप कर रही थी, उनका सीक्वेंशियल नेचर नहीं था। जब आप पढ़ते हैं तो आप A के बाद B पे जाते हैं, B के बाद C पे जाते हैं, फिर D पे। तो आपको कोई ABCD ऐसा नहीं पढ़ाता कि AZIL K, कोई आपको ABCD ऐसा नहीं पढ़ाता। आपको ABCD सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ाई जाती है, ABCDEFGH की तरह। उनका तरीका बिल्कुल रैंडम था, तो वो एक टॉपिक से दूसरे पे जंप करती थी। जैसे मुझे याद है कि हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C पढ़ रहे थे, जो कि बेसिकली हमारे लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए या फिर CS वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट था, बट मे बी क्योंकि वो एम्बेडेड सिस्टम्स वालों के लिए भी था। वो कोर्स एम्बेडेड सिस्टम्स वालों के लिए एक्चुअली कोर कोर्स है, वो नॉन ऑप्शनल है उनके लिए, बट हमारे लिए CS और SS के लिए ऑप्शनल है। तो मे बी ये पार्ट
कि किस तरीके से मैलॉक फंक्शन इंटरनली वर्क करता है, ये पार्ट मे बी उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट जो चीज़ें उनके लिए बहुत ही सिंपल थी वो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट थी। जैसे हमको यूज़ करना था जैसे हमको कौन से सेंसर्स यूज़ करने हैं, कौन से एग्जैक्टली एक्चुएटर्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं, जो भी सिंपल सिंपल सेंसर्स हैं या चिप्स हैं, एग्जैक्टली क्या यूज़ करना है, हमें वो नहीं पता था। हमें कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, हमें कैसे उसको रन करना है उस टूल को। सो आर्म का काइल यूज़ करना था, और हमने कभी आर्म का काइल, मैंने तो ऐसे एटलीस्ट कभी आर्म काइल यूज़ नहीं किया था। सो उसको यूज़ करना अपने आप में ही वंस अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपने कभी आईडी खोला नहीं है और आपने एक अच्छा खासा आईडी खोला, कोई अच्छा खासा सॉफ्टवेयर खोला, उसके बाद आपको इतने सारे बटन्स दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जैक्टली करेंगे क्या। सो हमारे टीचर के साथ हमारे कोर्स में ये प्रॉब्लम हो रही थी बेसिकली कि कई बार ऐसा हुआ कि क्लासेस हुई नहीं, या फिर पावर आउटेज हो गया पिलानी में, या फिर एक दो बार एक केस ऐसा भी हुआ कि हमारी प्रोफेसर क्लास लेना भूल गई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक मेल भेजा कि वो इसके लिए मेकअप वीडियोस बना के अपलोड कर देंगी, यानी हम बाद में वो वीडियोस देख सकते हैं। सो ये सब एक कैनवस पोर्टल पे हो रहा था। तो ये कोर्स एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ये मुझे बेहद अनस्ट्रक्चर्ड कोर्स लगा। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है टेक्निकली सोचा जाए तो इसके बारे में कि ये कोर्स कैसा है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स है। सॉफ्टवेयर फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स मुझे लगता है सारे कोर्सेज को मिलाने के बाद भी सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कोर्स है। काफ़ी ब्रॉड कोर्स है ये, लेकिन इसको पढ़ाने की जो स्टाइल है, जो प्रोफेसर की स्टाइल थी, जिस तरह से हमें टीच किया गया, वो सही नहीं था। वो इतना ज़्यादा रैंडम था कि कोई उसको ग्रास्प नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि धीमे धीमे मतलब जब हमको फाइनल प्रोजेक्ट बनाने को बोला गया, हमको ये आइडिया नहीं था कि फाइनल प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने घर में आ गए हैं। जो लोग पिलानी गए थे सेकेंड सेमेस्टर में, कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पिलानी कैंपस खुला था मार्च के अराउंड में, सेकेंड कोविड वेव आने से पहले। सो जो भी लोग वहाँ गए थे वो गए हैं और वापस आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हैं, या फिर उनके आने के बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए एक्चुअली। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये कोर्स जो बहुत अच्छा होना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं। एग्जैक्टली कोविड की वजह से ही कि सबको इतना स्ट्रेस था कि एग्जैक्टली किस तरीके से होगा एग्ज़ाम, और किस तरीके से हमारा एवेल्यूएशन हो पाएगा, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, और इतने डिफरेंट टाइप के चार चार हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बात इतनी मतलब स्ट्रेसफुल भी हो सकती है कई लोगों के लिए। तो बिट्स में ये किया गया कि हमको एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी और कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम में भी, दोनों में ये ऑप्शन दिया गया था कि आप कुछ टाइम बाद में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसको मेकअप एग्ज़ाम बोला गया, मेकअप एग्ज़ाम बोलते हैं लोग। सो कई लोगों ने ये ऑप्शन ऑप्ट किया कि वो रेगुलर एग्ज़ाम ना देके कुछ बाद 1 या 2 हफ्ते बाद डिलेड एग्ज़ाम देंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर का, उसमें हमको ये ऑप्शन दिया गया कि हम एग्ज़ाम ना दें। बेसिकली हम अगर एग्ज़ाम से पहले तक जितने भी क्विज़ेज़ हुई हैं या फिर मिड सेमेस्टर हुआ है, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उन सभी में अगर मिला के 20% क्राइटेरिया पार हो जाता है, तो फिर हम फाइनल एग्ज़ाम बिना दिए पास हो सकते हैं। तो उसमें हमको कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सिंपली बस लिख दिया जाएगा कि क्लियर हो गए, हमने पास कर दिया। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन था। रिसर्च प्रैक्टिस में ये ऑप्शन नहीं है कि आप क्लियर ले पाएँ, लेकिन उसके अलावा तीनों सब्जेक्ट में ये ऑप्शन था। तो कई लोगों ने इस ऑप्शन को अवेल किया, मैंने भी किया। मैंने भी 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में क्लियर ग्रेड लिया है, यानी
2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स मैंने नहीं दिए। जहाँ तक बात रही स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड हमको इस बार 3 महीने का नहीं बल्कि 4.5 मंथ्स का मिला, 4.5 महीने का मिला, यानी बेसिकली 60,300 रुपीज़ हो गए। 13,400 टाइम्स 4.5, 4.5 महीने का एक नॉर्मल सेमेस्टर होता है। मुझे नहीं पता नॉर्मल सेमेस्टर काउंट क्यों किया गया है, मे बी बिकॉज बीटेक वालों के लिए नॉर्मल सेमेस्टर था, लेकिन हम लोग के लिए 3 महीने का ही था। और प्लेसमेंट सीज़न बेसिकली स्टार्ट होने वाला है, तो कंपनीज आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी एग्जैक्टली कौन से कोर्सेज थर्ड सेमेस्टर में ऑफ़र होंगे ये मुझको नहीं आइडिया है, लेकिन जब ये क्लियर होगा तो फिर मैं देखता हूँ, और थर्ड सेमेस्टर का भी सिमिलरली रिव्यू आपको मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट होने की डेट हमको बताई गई है 20th ऑफ अगस्त, तो फ़िलहाल हमारे पास कुछ टाइम है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम ड्यूरेशन में ही हमको कई सारी कंपनीज़ का हो सकता है इंटरव्यू या फिर कोडिंग टेस्ट फेस करना पड़े। सो टेक्निकली फ़िलहाल क्लासेस नहीं चल रही हैं, बट हमारे पास काफ़ी काम है करने को। सो ऑल इन ऑल सेकेंड सेमेस्टर का अगर मैं एक फाइनल ओवरव्यू दूँ, तो ये सेकेंड सेमेस्टर मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा जितना मैंने सोचा था। जितना मैंने अपना टाइम या जितना मैंने अपना मनी इन्वेस्ट किया, मुझे लगता नहीं कि मुझे उतनी नॉलेज मिली जितनी मिलनी चाहिए थी या मिलनी चाहिए। आप ये एग्जैक्टली सेमेस्टर ऐसा नहीं था कि मैं बोल सकूं कि इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा या मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, सब्जेक्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग थे। जब तक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड नहीं हो जाता है, तब तक चीज़ें इंटरेस्टिंग रहती हैं, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, आप दूसरी वीडियो से पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि बिट्स में आपको एक ग्रुप बना के या फिर कभी-कभी इंडिविजुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे असाइनमेंट्स हो गए या फिर रिपोर्ट्स हो गई, तो इन सब में इतना टाइम चला जाता है, स्पेशली इस सेमेस्टर में एंड के टाइम स्पेशली इस सेमेस्टर में एंड की तरफ इन सब चीज़ों में इतना टाइम डाइवर्ट हो जाता है कि आप एकदम सारे सब्जेक्ट्स को फिनिश नहीं कर पाते। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आपको प्रोफेसर कौन है। प्रोफेसर मोस्ट प्रॉब्ली सेम नहीं होगा नेक्स्ट सेमेस्टर इन सब्जेक्ट्स के लिए, या फिर जब भी इन सब्जेक्ट्स को दोबारा ऑफर किया जाता है। मैं सोचता हूँ कि ये सेमेस्टर इससे बेटर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब ये सेकेंड सेमेस्टर अभी ख़त्म हो चुका है। अब एक सेमेस्टर बचा है, थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर में हमारे चारों सब्जेक्ट्स इलेक्टिव होने वाले हैं। तो अब मेरे पास पूरी चॉइस है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहता हूँ। जिनको रिसर्च प्रैक्टिस पसंद आई उनके लिए एक स्टडी ऑन एडवांस्ड कंप्यूटर टॉपिक्स नाम का सब्जेक्ट है। उसमें भी आपको अपना प्रोफेसर चूज़ करना है और उसी तरीके से कुछ काम होगा। एग्जैक्टली डिटेल्स क्लियर नहीं है मुझे, बट बेसिकली हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास टोटल फ्रीडम है कि हमें क्या चूज़ करना है, और एसएस और सीएस का कॉमन पूल जैसे था वैसे ही रहेगा। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है अगस्त 20th से और एंड होगा दिसंबर में, आई गेस दिसंबर में एंड होगा। नेक्स्ट ईयर हमारा फोर्थ सेमेस्टर होगा, और फोर्थ सेमेस्टर बेसिकली या तो प्रैक्टिस स्कूल होता है या फिर आपका रिसर्च होती है। तो ये ऑप्शन रहेगा कि फोर्थ सेमेस्टर में रिसर्च में जाना है या फिर प्रैक्टिस स्कूल में जाना है। प्रैक्टिस स्कूल काइंड ऑफ लाइक एक इंटर्नशिप की तरह है जहाँ तक मुझे पता है, और रिसर्च में एमटेक रिसर्च है जैसे कि आईआईटीज़ और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।